आगे के भाग में मैं चाहूंगा कि आपको एक तंत्र और बताया जाए, जो है हमारा तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र अर्थात नर्वस सिस्टम। शरीर के अंदर अभी आपको एंडोक्राइन सिस्टम भी पढ़ाया गया था आदरणीय विनोद गुरु जी ने। गुरुजी, जी, अर्जुन की छाल का प्रयोग कितना करना चाहिए डेली में? ये सब बाद में डिटेलिंग बाद में करेंगे, व्यक्तिगत क्वेश्चन बाद में होंगे। ठीक। पहले आप सामान्य जो है वो उसको समझ लीजिए, उसको नोट कर लीजिए। ठीक। तो नर्वस सिस्टम के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। तो नर्वस सिस्टम जो तंत्रिका तंत्र है, जिसके द्वारा हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं उन पर उनका नियंत्रण और उनका वातावरण से सामंजस्य स्थापित होता है, वह तंत्रिका तंत्र कहलाता है। यानी आपस में सभी अंगों का एक तरह से कोऑर्डिनेशन किस प्रकार से हो, ये तंत्रिका तंत्र का काम रहता है। तो तंत्रिका तंत्र में जो हिस्से आते हैं कौन कौन से आते हैं? हमारा मस्तिष्क आता है, हमारी मेरुरज्जु, मेरुरज्जु बता, स्पाइनल कॉर्ड, मेरुदंड के अंदर जो पूरी एक रिक्त स्थान रहता है जिसके अंदर से पूरी कॉर्ड चलती है, मेरुरज्जु बोलते हैं। और इससे निकलने वाली जितनी भी तंत्रिकाएं हैं, नर्व्स हैं, जो पूरे शरीर में जाकर फैलती हैं, ये सभी इसके अंतर्गत आती हैं। तंत्रिका जो कोशिका है, ये थोड़ी लंबाई में रेखाकार होती हैं, लंबी होती हैं। और तंत्रिका तंत्र की जो रचनात्मक व ये जो क्रियात्मक इकाई जो है, ये तंत्रिका कोशिका इसकी सहायक और अन्य कोशिकाएं मिलकर के इस पूरे तंत्रिका तंत्र को, इसके कार्यों को निष्पादित करती है। यानी सभी के माध्यम से एक शरीर के किसी भी अंग के सिरे से लेकर के और अंत में मस्तिष्क तक जो पूरा ये जाल फैला है, इस पूरा तंत्र, ये पूरा तंत्रिका तंत्र कहलाता है। अब इस तंत्र के माध्यम से शरीर, पूरे जो हमारे पूरे शरीर को वातावरण में और जो होने वाले परिवर्तन है, कहीं आग लग गई है, कहीं कोई ठंड है, कहीं कोई कुछ और कोई एसिड आ गया है, कहीं कोई खारापन है, कहीं कुछ और, इस प्रकार से जो यानी वातावरण में जो भी घटित हो रहा है उससे परिचय कराने का कार्य हमारे शरीर को, ये तंत्रिका का कार्य रहता है। तंत्रिका के माध्यम से हमारे शरीर के अंगों के आपसी तालमेल, कब किस अंग को कैसे व्यवहार करना चाहिए, ये भी इसी का कार्य है। अब आपका हृदय, आप जब सो जाते हैं तो क्या कहकर सोते हैं कि आपको भाई रात को 72 बार धड़कते रहना? नहीं, वो अपने आप धड़कता रहता है। इसका इसका संचालन का कार्य भी ये तंत्रिका तंत्र करता है, उसको इस प्रकार से आदेश मिलते हैं मस्तिष्क के द्वारा। ऐसे ही आपका श्वास लेने के कार्य जो फेफड़े करते हैं, आपने तो आप तो सो गए, आपको तो पता ही नहीं क्या हो रहा है, शरीर में सब क्रियाएं चल रही हैं आपस में, और शरीर, फेफड़े संकुचित हो रहे हैं, श्वास को निकाल रहे हैं, फिर भर रहे हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई बराबर चल रही है। ये सारा कार्य कौन कर रहा है? ये सब पूरी तंत्रिका तंत्र के द्वारा संचालित हो रहा है। इसी प्रकार से भोजन आपने कर लिया, आप सो गए हैं, लेकिन उसका पाचन की पूरी प्रक्रिया चल रही है, कहाँ पर कितना कौन से किस हार्मोन का स्राव होना है, कहाँ कौन से पाचक रस का स्राव होना है, कहाँ पर जाकर के उनका रस का अवशोषण होना है, उसको सोखा जाना है, उसको पीना है, वो सभी प्रकार का। फिर किडनी के द्वारा उसकी छनाई लगातार चल रही है, ब्लड बराबर प्यूरिफाई हो रहा है, प्रत्येक 1 मिनट के अंदर 100 ml की जो छनाई है वो वहां पर चल रही है। इस सब कार्य जो, यानी अंगों का जो कार्यशैली का आपस में संबंध है, उनके एक तालमेल है अंगों के कार्य करने का, वो भी तंत्रिका तंत्र की कार्य प्रणाली में ही आता है। तंत्रिका तंत्र के जो भाग हैं, स्थिति व रचना के अनुसार इस पर 2 भाग किए जा सकते हैं। एक तो होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें आते हैं हमारे मस्तिष्क और हमारी स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु। दूसरा आता है परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, अर्थात जो हमारी वहां से कपाल से निकलने वाली जो कुछ तंत्रिकाएं हैं, और मेरुरज्जु से निकलने वाली जो तंत्रिकाएं जो पूरे शरीर में फैली हैं, ये सारी
जो स्पाइनल नर्व्स हों या सर्वाइकल नर्व्स हो, ये सारी जो है ये दूसरी परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत आती है, यानी दो भागों में विभक्त किया। अब यदि इसका कार्यात्मक वर्गीकरण करें तो जो कायिक तंत्रिका तंत्र है, जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम कहलाता है, जो कि हमारे शरीर के जितने अंग हैं उसको संचालित करने का, उसको गाइड करने का, उसको कमांडिंग करने का कार्य करता है। ये पैरामिडल अरेंजमेंट कहते हैं इसको, और एक्स्ट्रा पैरामिडल सिस्टम जो हमारा है ये इसके अंतर्गत आता है। और जो दूसरे कार्य की दृष्टि से हम इसका देखते हैं, भाग एक आता है जिसमें इसका कार्य दिखाई देता है हमें आत्मक तंत्रिका तंत्र, अर्थात सिंपैथेटिक। अब इसमें अनुकंपीय तंत्रिका तंत्र और परानुकंपीय तंत्रिका तंत्र, पैरासिम्पैथेटिक, ये दो प्रकार से ये तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर में काम करता है। तो मस्तिष्क और जो मेरुरज्जु, हमारी स्पाइनल कॉर्ड, ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहलाते हैं। इसमें दोनों शरीर के मध्य जो भाग में स्थित है, बिल्कुल बीचों बीच सिर से लेकर के नीचे तक, ये बीच में चलते हैं। और इसमें वह जहां से शरीर के भिन्न भिन्न भागों में ये फिर फैले गए हैं, संचालन किया गया है, उसको गति को देने के लिए इसमें इम्पल्सेस आते रहते हैं, आवेग आते हैं। इन तंत्रिकाओं में आवेग उत्पन्न होता है और कहना चाहिए एक तरह से करंट प्रवाहित होता है, और उसके प्रभाव से ये जो सूचनाएं हैं ये आगे को भेजी जाती हैं। तो ये इस प्रकार से तंत्रिका तंत्र हमारा आगे चलता है। दूसरा भाग जो है परिधीय तंत्रिका तंत्र, जो है जो सारे पूरे शरीर में फैला, बारीक जाल के द्वारा फैला हुआ है नर्वस सिस्टम। इसमें तंत्रिकाओं का वह समूह है जो मेरुरज्जु से निकलकर शरीर के दोनों ओर के अंगों में फैला रहता है। यानी उंगली है तो उंगली की प्रत्येक उंगली के एक टिप तक भी आप अगर कांटा चुभेगा या कोई हल्का सा गर्मी लगेगी या कुछ ऐसा ततैया काटेगा तो उसकी तुरंत सूचना मस्तिष्क से पहुंचेगी। तो ऐसा एक तंत्र पूरा इसकी सूचनाओं को संकलन करने का, प्रत्येक वातावरण में जो भी चेंज हो रहा है आपके शरीर को, जो भी उससे प्रभावित हो रहा है किसी भी कारण से, उसको तुरंत सूचित करना और उसके प्रति उसके शरीर की रक्षा के लिए फिर जो भी व्यवहार करना। मान लो आपका कोई किसी चीज से अचानक आपका गर्म हाथ लगा, तो वहां से तुरंत मस्तिष्क से ऑर्डर भेजा कि तुरंत हाथ हटाओ वहां से, नहीं तो जल जाएगा, ये अंग खराब हो जाएगा। तो आपने तुरंत वहां से एकदम हाथ झटके से खींच लेते हैं। ऐसे ही आपने देखा होगा कि अचानक आप सड़क पर जा रहे हैं और पीछे से आपका एकदम कुत्ता कोई भौंकता है या कोई और धमाका होता है, कोई पटाखा फटता है, बम फटता है, तो आपके शरीर के एकदम रोमांचित हो उठता है, पूरे शरीर के एक एक रोम सेकंड के भी 100वें हिस्से में खड़ा हो जाते हैं, रोम पूरे। तो वो इतनी जल्दी ये जो पूरा तंत्र काम करता है शरीर को रक्षित करने के लिए, ये बहुत ही एडवांस सिस्टम बॉडी में लगा हुआ है हमारा। और इस नर्व सिस्टम को संचालित करने के लिए भी हमारे शरीर के जो भावनाएं हैं, हार्मोन्स हैं, अब जो कहना चाहिए जो हार्मोन निकलता है, मैं उसका थोड़ा इस समय नाम भूल रहा हूँ, जो जब कुत्ता जैसे भौंकता है तो डर लगता है जैसे हमें, तो वो इतनी शीघ्रता से निकलता है कि वो अपनी फिर वहां से सूचनाएं भेज भी देता है मस्तिष्क को, और मस्तिष्क से सूचना आ भी जाती है, वो रोम को खड़े भी कर देता है, वहां से झटक करके हम बच के भी एक तरफ हो जाते हैं। ये सारी क्रियाएं ये सब उस हार्मोन के कारण होती हैं। तो आपने एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ा होगा कि बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स का स्राव हमारे शरीर के अंदर होता है, और ये नर्वस सिस्टम के सक्रिय रहते हुए हम उसको बेहतर ढंग से शरीर को सुरक्षित रख पाने में सफल होते हैं। जब हमारे शरीर का नर्वस सिस्टम किसी भी कारण से बाधित होने लगता है, सूचनाओं की रुकने लगता है, तो हमारे शरीर के वही वही अंग, जिस भी क्षेत्र का तंत्र कमजोर होगा, वो प्रभावित होने लगते हैं, वो निष्क्रिय होने लगते हैं, वो शिथिल होने लगते हैं, वो एक तरह से कहने जाए रुग्ण हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, रोगी हो जाते हैं। और उसी को फिर हम कहते हैं कि ये अंग व्याधिग्रस्त हो गया है। ऐसे में फिर उपचार किया जाता है। तो हमें शरीर को तंत्रिकाओं के
माध्यम से, इस तंत्रिका का, जैसे मैंने शुरू में कहा कि हम जो वाइब्रेशंस हैं, प्रत्येक वाइब्रेशन का भी इसी प्रकार से हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है। जैसा कि सबके प्रारंभ में मैं मंत्रोच्चार के समय कह रहा था कि जो भी प्रकार का हम शब्द बोलते हैं, और अब तो ये वैज्ञानिक रूप से सिद्ध किया जा चुका है, जा रहा है लगातार, कि जो सबसे सटीक मानवीय संवेदनाओं को व्यक्त करने की जो ध्वनियां हैं, जिसको हम भाषा का रूप भी दे सकते हैं, जिसको शब्द कह सकते हैं, जिसको हम भाषा कह सकते हैं, जो कि जिसको हम संस्कृत के नाम से जानते हैं, वो सबसे सटीक एक्सप्रेशन को, हमारी भावनाओं को व्यक्त करने की एक सटीक शैली है, सटीक विधि है, सटीक भाषा है। क्योंकि उसके प्रत्येक वाइब्रेशंस के साथ हम अपने शरीर की संवेदनाओं को समझ पाते हैं। और हमने इसलिए अपने, हमारी वैदिक संस्कृति में कहा गया है, एक मंत्र है जो हम प्रतिदिन सबसे पहले दोहराते हैं, गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः। इसको इसको ठीक से पूरी तरह से उच्चारण से करा जाता है। तो इसको आज से करीब अखिल भारतीय गायत्री परिवार, जिसको हम, जो हरिद्वार में ही है, शांति कुंज के नाम से बहुत सारे लोग जानते हैं, शांति कुंज परिवार जो अखिल भारतीय विश्व गायत्री परिवार, ये इसके ब्रह्मचर्य शोध संस्थान में पिछले लगभग 40 वर्षों से शोध चल रहा है इसी पर, कि गायत्री मंत्र के उच्चारण से हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ते हैं और वातावरण में क्या प्रभाव पड़ते हैं, शरीर पर किस अंग पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उसमें बताया कि इसके उच्चारण से लगभग 1,12,000 वाइब्रेशंस बनती हैं एक मंत्र के उच्चारण के समय। और अभी अभी पिछले लगभग शायद 6 माह पहले मैंने रिपोर्ट पढ़ी थी कि नासा ने भी इस पर रिसर्च की, और नासा ने भी पाया कि जो गायत्री मंत्र के हम उच्चारण करते हैं, उसमें 1,10,000 वाइब्रेशंस बनती हैं। ज्यादा अंतर नहीं है, 2,000 का ही अंतर आ रहा है। 2,000 उन्होंने बताया, 1,12,000, इन्होंने बताया 1,10,000। लेकिन ये वाइब्रेशंस इस मंत्र के उच्चारण से बनती हैं और जो शरीर पर प्रभाव डालती हैं। तो ये तो, इसीलिए गायत्री मंत्र को हमने देखा है कि बहुत सी जगह पर कहा जाता है महामंत्र है। इसके उच्चारण मात्र से, इसके, बेशक आप मानसिक रूप से भी जाप करते हैं तो उसका भी प्रभाव आपके शरीर पर पड़ता है। और जैसे कि हम जानते हैं कि पदार्थ जो है वो ऊर्जा का ही संगठीय रूप है। सृष्टि में कुछ नहीं है, ये सब सृष्टि क्या है, ऊर्जा का एक संगठित संगठीय रूप है। यानी जब ऊर्जा का समुच्चय इकट्ठा हुआ है तो वो पदार्थ के रूप में हमें दिखाई देने लगा। इसीलिए आपने फिजिक्स का एक सूत्र पढ़ा होगा, E=mc², के पदार्थ कभी भी स्वरूप बदलता रहता है ऊर्जा के रूप में, कभी नष्ट नहीं होता कोई पदार्थ। कोई भी जो हम बोल रहे हैं, जो ध्वनियां हैं, जो हमारी वाइब्रेशन है, ये भी ऊर्जा का परिवर्तित स्वरूप है। और ये भी, इसलिए बोलने में भी ऊर्जा खर्च होती है, ये आपने सुना होगा। प्रत्येक कार्य करने में ऊर्जा का परिवर्तन हो रहा है किसी भी रूप में। पदार्थ, ठोस पदार्थ जल में, जल गैस में, गैस किसी और रूप में, लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। और अंततः आप देखें कि अगर छोटा इलेक्ट्रॉन, कोई अगर अणु है, उसको परमाणु में ले गए, उसको और छोटे फोटोन में ले गए, उसको छोटे और बारीक कणों तक, आखिर में जाकर के वो केवल और केवल ऊर्जा के रूप में, जिसको जेनेवा में जो गॉड पार्टिकल कहा गया, जिसको वो छोटा सा पार्ट ऊर्जा का कहा गया कि जो पूरी सृष्टि का जनक है, उसको उन्होंने गॉड पार्टिकल नाम दे दिया। तो पूरी सृष्टि इन संवेदनाओं पर आधारित है। तो इन तंत्रिका तंत्र के माध्यम से भी जो हम प्राणायाम करते हैं, कौन सा, भ्रामरी और उद्गीत प्राणायाम, इनके माध्यम से हम वाइब्रेशंस जो मस्तिष्क को देते हैं, तो मस्तिष्क के अंदर जो वाइब्रेशंस होते हैं, तो वो वाइब्रेशन वहां से जलीय तंत्र को, जलीय अंश को वाइब्रेट करते हैं, वहां से हटा देते हैं, और नया जल वहां पर आ जाता है। अर्थात रक्त हमारा वहां से अशुद्ध हट करके नया आता है। और रक्त, अगर हमने डीप ब्रीदिंग भी की है उससे पूर्व, प्राणायाम अच्छी से किया है, और हमारे इस रक्त के अंदर उचित मात्रा है, या ऑक्सीजन का स्तर उच्च है, तो मस्तिष्क में भी फिर हमारे ऑक्सीजन की मात्रा जब अधिक पहुंचेगी, तो मस्तिष्क का कार्य भी उतनी सुचारू रूप से और अच्छे प्रकार से होने लगेगा।
जिन लोगों के सिर में दर्द होता है, माइग्रेन का दर्द है, माइक के आधा हो रहा है, आगे हो रहा है, पीछे हो रहा है, सर्विस में हो रहा है, ये दूसरे मस्तिष्क में हो रहा है, दो मस्तिष्क के अलग अलग पार्ट है, अलग नाम है, उसका कारण भी यही है कि उस हिस्से में ब्लड जो पहुंच रहा है वो अशुद्ध रक्त है और वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो गई है। एक और समझना चाहिए बात को, मस्तिष्क के बारे में कहा गया है कि मस्तिष्क की कोशिकाओं की उम्र, जैसे मैं पहले कह रहा था, कि 400 वर्ष की होती है। लेकिन एक और इसके साथ और बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि मस्तिष्क की कोई भी एक कोशिका जो न्यूरॉन कहलाती है, वो एक बार कोई कोशिका मर जाती है तो उसका स्थान दूसरी कोशिका नहीं ले पाती। जैसे कि रक्त परिसंचरण में बता रहा था कि सारी आखिर में कोशिकाओं के पास जाकर के वह सब एक जाल के रूप में फिर आपस में एक दूसरे से मिल जाती हैं और वहां पर आदान प्रदान हो जाता है उसका, फिर वो अशुद्ध रक्त जो है वापस शिराओं की ओर चल पड़ता है। लेकिन इसके बारे में यह है कि ये जिस कोशिका का, नर्व मस्तिष्क की जो कोशिका है उसका जो कार्य है वो प्रत्येक अंग तक उसका अलग है। इसीलिए किसी विशेष मस्तिष्क की न्यूरॉन का मर जाने के बाद वो दोबारा जीवित नहीं हो सकती, दोबारा उसका स्थान कोई और कोशिका नहीं ले सकती। जैसे कि आप इसको समझ सकते हैं कि यदि कंप्यूटर में कोई चिप लगी है, उसका यदि कोई कार्य है, उसके अंदर जो कोई भी फीडिंग है तो वो वही उसका कार्य करेगी। तो ऐसे ही जिस न्यूरॉन में जिस भी कार्य को करने के लिए संदेश दिए गए थे वो वही कार्य करेंगे। और यदि वह न्यूरॉन, कोई भी कोशिकाएं उसकी क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, मर जाती हैं, तो वो बाद में उसके शरीर के उस अंग को जो भी संचालित करने का उसके पास कार्य था वो हमेशा के लिए फिर प्रभावित हो जाता है, उसका स्थान अन्य कोशिकाएं नहीं ले पाती। बाकी जीवन भर फिर उसको ऐसे रहना होता है, उसको ठीक नहीं किया जा सकता। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इसलिए मस्तिष्क को स्वस्थ रखना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इसी में बहुत सारे अगर डिटेल में जाएंगे तो जो मस्तिष्क की मृत्यु कहते हैं, मेंटल डेथ, इसलिए उसको बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। तो मस्तिष्क का सक्रिय रहना, इसलिए प्राणायाम के जो अंतिम जो चरण है जिसमें हम भ्रामरी, उद्गीत और ध्यान करते हैं, ध्यान के माध्यम से भी सारी प्रकार के जितने भी बाहर चारों ओर आवरण में हमारे शोर हैं, जितने प्रकार के मन में विचलन है, मन में भ्रांतियां हैं, मन में कुंठा है, मन में क्रोध है, इन सबको चित्त की वृत्तियों को निरोध करने के लिए, उनको नियंत्रित करने के लिए हम सारे मन की भावनाओं को दूर रखते हैं और केवल एक ही विषय पर ध्यान करते, पहले धारणा करते हैं किसी भी एक चीज की। मान लो हमने सांसों की केवल आवागमन की धारणा करनी है, तो एक चीज की धारणा करने के बाद फिर हम ध्यान करते हैं। तो ध्यान करने के बाद फिर हमारी सारी चीजें दूर रहती, तो हमारे शरीर का जो हार्मोनिक सिस्टम है, हमारा जो ये तंत्रिका तंत्र है, वो सक्रिय होकर के स्वस्थ हो जाता है और हमारे शरीर के जो सारी क्रियाएं वो ठीक से बाधित हो चलने लगती हैं। तो इस प्रकार से शरीर के अंदर, हमने शुरू में आयुर्वेद में भी जाना था कि योग के माध्यम से हम अपनी चित्त की वृत्तियों का निरोध करते हैं। अपने योग सु कर्म सु कौशलम, योग के माध्यम से हमने कर्म की कुशलता को बढ़ाते हैं। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम किस प्रकार से शरीर को स्वस्थ रख पाए, एक कुशल योग शिक्षक की बात ही आपको सामान्य जानकारी तंत्रिका तंत्र के विषय में दी कि किस प्रकार से इनके जो भाग है, इसमें हमने इनसे इस तरीके से उस तंत्रिका को ठीक से ठीक रख करके, उसको सक्रिय रख करके उसकी कार्य क्षमता को बनाए रखते हैं ताकि हमारा शरीर स्वस्थ बना रहे। तो हम आज के इस विषय को यहीं पर विराम देंगे और आदरणीय विनोद जी हमारे बीच में उपस्थित है। मैं उससे चाहूंगा कि अपने विषय के साथ आप प्रस्तुत हों। आदरणीय ओम, धन्यवाद।